अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर कनाडा विजिट वीज़ा। तो कनाडा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एम्बेसी फीसेस कितनी है, इसका जो वीज़ा है वो कितना वैलिड होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज 23 जनवरी 2025 है, तो आज ही हमारी कनाडा की अप्रूवल आई है। बिल्कुल इनका कनाडा से पहले रिफ्यूज़ था और हमारे पास आई हैं और हमने इनका अप्लाई किया। अगेन इनका नया प्लान बनाया। 17 जनवरी को इनका सबमिशन थी, वो भी आपके बिल्कुल सामने होगी। और 23 जनवरी को इनकी अप्रूवल आई है। सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के अंदर इनकी अप्रूवल आई है। तो आप भी ये अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे। तो हाउ टू अप्लाई फॉर कनाडा विजिट वीज़ा। तो सबसे पहले विजिट वीज़ा की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें आप टूरिस्ट वीज़ा भी होता है, बिजनेस वीज़ा भी होता है और फैमिली वीज़ा भी होता है। अब टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो सिर्फ होता है घूमने फिरने के लिए, कि आपने जाना है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना है, इसके अलावा आपका कोई पर्पज़ का विजिट नहीं है। तो बिजनेस वीज़ा होता है कि आप वहाँ से कोई कंपनी आपको इनविटेशन भेजती है, या कोई एक्सपो आपको इनविटेशन भेजती है, या फिर कोई भी इवेंट एक्सिबिशन हो सकती है जिसके अंदर आप अपनी रिजर्वेशन करवा के अपना जो प्लान है वो बनाते हैं। आप फैमिली विजिट क्या होता है, या फिर हम इसको फ्रेंड विजिट भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी आपका फैमिली मेम्बर जो कि ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो, वो आपको स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन लेटर भेजता है कि आप वो हमारे पास आएँ, और एज अ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए उसके अंदर प्लान वगैरह मेंशन होता है। 10 या 15 दिन, 20 दिन या 1 मंथ हो सकता है। तो उस प्लान के हिसाब से आपको इनविटेशन भेजते हैं, और उसके अंदर इनविटेशन के अंदर वो ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करते हैं। लाइक आपने रहना कहाँ पे है, आपने कब से कब तक वहाँ पे आना है, वो जो बंदा वहाँ पे कनाडा के अंदर है वो कहाँ पे रहता है, उसकी लोकेशन कौन सी है, और वहाँ पे वो कनाडा के अंदर क्या करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर के अंदर मेंशन होगी। तो वो आपको क्यों बुलाना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो अब कनाडा की एम्बेसी फीसेस कितनी है। तो कनाडा की जो फुल फीस है वो है 185 कैनेडियन डॉलर। ठीक है। इसमें 100 कैनेडियन डॉलर जो है ना वो है आपकी एम्बेसी फीस, और 85 जो है वो बायोमेट्रिक फीस है। अब ये जो बायोमेट्रिक होते हैं ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, मतलब 10 साल में आपको एक ही दफ़ा कनाडा के लिए प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जो एम्बेसी फ़ीस है, अगर आपका बाई चांस जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी फ़ीस देनी पड़ेगी। जो आपकी 85 बायोमेट्रिक फ़ीस होगी वो आपकी वैलिड होगी 10 साल की। मतलब 10 साल के अंदर आपको सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोवाइड करने पड़ते हैं बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक जो फ़ीस होती है वो इन चांस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो नेक्स्ट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ $100 जो है ना वो फीस लगनी है। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो है 2 to 4 वीक्स। अभी जो पाकिस्तान का चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 18 दिन। 18 दिन के अंदर अंदर आपका जो कनाडा है वो रिस्पांस कर रहा है। तो इसके अंदर अंदर आपका रिस्पांस जो है ना वो आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है चेकलिस्ट फॉर कनाडा विजिट वीज़ा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अभी हम जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से जो कि रिक्वायर्ड होता कहता है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी है। उसमें आपका पासपोर्ट वैलिड हो 6 मंथ के लिए, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम एनआईसी बोलते हैं, सीएनआईसी भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी भी बोलते हैं, ये नादरा से इशू होता है। अब इसमें होता ये है कि कुछ लोग जो कि मैरिड होते हैं उनका होगा उनके बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और जो अनमैरिड होंगे उनके पेरेंट्स के साथ, और सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर के साथ जो है ना वो एफआरसी होगा। ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी अपनी जो फैमिली टाइज हैं उसको प्रूव करने के लिए आपने लाजमी जो है ना वो साथ अटैच करना है। इसके अलावा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी भी बोलते हैं, निकाहनामा, अगर आप मैरिड हैं तो वो आपको लाजमी साथ अटैच करना है। ये भी नादरा से आप इसको बनवा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ जो होते हैं वो उर्दू में होते हैं, लेकिन आपने उसको नादरा से ही बनवाना है और उसको ही साथ अटैच करना है। आपकी फ़ोटो टू जो है ना वो रिसेंट आपकी पिक्चर चाहिए होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड, या फिर ब्लू बैकग्राउंड आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉय पर्सन है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहला आता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के अंदर आपका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए, आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए कि आपको मंथली या एनुअल कितनी सैलरी मिलती है,
तो इसके अलावा आपका ड्यूरेशन पीरियड, आपने कब से कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो कब तक आप कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, मतलब कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल के लिए आपकी जो जॉब है वो वैलिड है। इसके अलावा आपका लीव अप्रूवल लेटर जो है ना वो भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए, मतलब अगर आपका प्लान 10 दिन का है तो कब से कब तक प्लान है वो भी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अच्छा, पे स्लिप्स हैं, लास्ट 3 to 6 मंथ की पे स्लिप्स चाहिए होती हैं, और ये भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कंपनी से बनवा सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेटर अटैच नहीं करते, या फिर सैलरी स्लिप जो है ना वो 2 मंथ की लगा देते हैं या 1 मंथ की लगा देते हैं। तो किसी भी कंट्री की जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट है वो 1 मंथ की नहीं है। हर कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 to 6 मंथ की लाजमी है। 3 मंथ की तो लाजमी है, 3 मंथ की आपने लाजमी ही सैलरी स्लिप अटैच करनी है। इसके अलावा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइक आपका एनटीएन है, टैक्स रिटर्न, वो भी आपने साथ अटैच करने हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी पर्सनल चाहिए होती है, क्योंकि आप जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन में आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लगती है, वो 6 मंथ की, कनाडा के अंदर 4 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। इससे ज़्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। बिजनेस पर्सन के लिए सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक आपकी टैक्स रिटर्न, आपका एनटीएन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिजनेस पर्सन के लिए लाजमी हैं। इसके अलावा आपने अप्लाई नहीं करना। कुछ लोग यही करते हैं कि वो इन चीज़ों को इतना नहीं समझते कि ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपकी टाइज जो है ना वो स्ट्रांग नहीं बनती, ये चीज़ें आप साथ लाजमी अटैच करें, इससे जो आपकी टाइज है वो स्ट्रांग बनती हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट फॉर द पास्ट 1 to 2 ईयर्स, रिटर्न जो है ना आपकी टैक्स रिटर्न वो आपने लास्ट 1 ईयर की या फिर 2 ईयर की आपने लाजमी ही अटैच करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट आप बिजनेस की भी अटैच कर सकते हैं, पर्सनल तो लाजमी है। पर्सनल के अलावा आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट से आपकी सेविंग शो होती हैं और पर्सनल स्टेटमेंट से ही आपको वीज़ा मिलता है। तो बिज़नेस की स्टेटमेंट है उसके अंदर तो आपकी बिज़नेस की जो भी इन आउट होती रहती हैं वो शो होती है, उसमें कभी भी आपकी सेविंग शो नहीं होती। जो विजिट वीज़ा वो आपको सेविंग के बेस पे मिलता है, तो पर्सनल स्टेटमेंट से ही आपकी सेविंग जो है ना वो शो होती है और आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो बिज़नेस की स्टेटमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं होना। अब बिज़नेस का लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना वो बिज़नेस पर्सन के लिए लाजमी है ये चीज़ें, और ये लाजमी चीज़ें जो है ना वो आपने अटैच करवानी है अपनी फाइल के साथ। अच्छा, इसके बाद फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बैंक स्टेटमेंट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल और बिजनेस की स्टेटमेंट जो है ना वो अगर बिजनेस करते हैं तो लास्ट 4 to 6 मंथ की लाजमी आपने अटैच करनी है। तो प्रूफ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई पार्टनर है आपका, लाइक किसी भी बिजनेस के अंदर या फिर जॉब के अंदर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी जो वो प्रूफ ऑफ है वो भी आपने साथ अटैच करना है। लाइक आपने अगर बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बैंक जो है ना वहाँ से आपने एविडेंस लेना है कि आपने बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, या किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लाजमी अटैच करने हैं। ये आपके जो फिनेंशियल एसेट्स हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके बाद है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है फैमिली प्रूफ। फैमिली प्रूफ में एफआरसी, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी, इसके अलावा बच्चों के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाजमी हैं। अब फैमिली में आपका एफआरसी तो लाजमी है, उसके अंदर अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ होगा और वाइफ के साथ होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका जो है ना वो पेरेंट्स के साथ होगा, सिबलिंग, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ होगा। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी साथ अटैच करना है। ये भी सारी चीज़ें जो है ना वो नादरा से इशू होती हैं। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने पहले कहीं पे ट्रैवल किया हुआ है तो अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी साथ आपने लाजमी लगानी है। अब जो कनाडा के अंदर रिक्वायरमेंट है ट्रैवल हिस्ट्री की वो है लास्ट 10 ईयर की। लास्ट 10 ईयर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो चाहिए होती है कनाडा के अंदर। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और उसकी वैल्यूएशन करवा के, वैल्यूएशन के विदाउट आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना, कभी भी अटैच नहीं करना डॉक्यूमेंट्स। वैल्यूएशन जो होती है उससे ये शो होता है कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड है। अब उसमें कुछ लोग ये करते हैं कि वो उर्दू के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लाइक उर्दू में प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लिखे होते हैं वो सारे अटैच कर सकते हैं, करते हैं, तो वो आपने कभी भी नहीं करने। उसकी वैल्यूएशन करवानी है प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है ना उसको आपने अपलोड करवाना है। अच्छा जी, इफ़ यू डोंट हैव योर बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो इससे आपका जो फाइल है वो स्ट्रांग बनेगी या नहीं बनेगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप बैंक स्टेटमेंट किसी की भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें आप अपने ब्रदर की, सिस्टर की या फिर पेरेंट्स की या फिर फैमिली मेम्बर में कोई भी बंदा है, आप उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। वो चीज़ें कौन सी हैं, इन पर हम डिस्कस करते हैं। आप अपने फ्रेंड की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या कोई भी बंदा है जो कि आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। कंपनी की भी स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें आप जो चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको एक फॉर्मल लेटर उस बंदे से लिखवाना है जो आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। जो कंपनी आपको सपोर्ट करना चाह रही है या कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आपको सपोर्ट करना चाह रही है, आपने उससे एक फॉर्मल लेटर जो है ना वो लिखवाना है। अब ये फॉर्मल लेटर क्या होता है, ये हम इसको अथॉरिटी लेटर भी कह सकते हैं। अथॉरिटी लेटर होता है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा कि मैं जो है ना अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना इस बंदे को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। उस बंदे का नाम भी लिखेगा, लाइक अगर आपको देना चाहते तो आपका नाम भी उसके अंदर मेंशन करेगा, और क्यों प्रोवाइड करना चाह रहा है ये चीज़ें भी मेंशन करेगा। ये चीज़ें मेंशन करके नीचे जो है ना वो अपना नाम लिखेगा, और इसके साथ अपना CNSE पासपोर्ट जो है ना वो लाजमी देगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो CNSE तो लाजमी है। इसके अलावा अगर वो बंदा जॉब करता है तो उसके जॉब के डॉक्यूमेंट्स भी उस आपने लेने हैं और वो भी साथ अटैच करने हैं। तो ये चीज़ें जो है ना उसकी टाइज को शो करती हैं और आपकी टाइज इससे स्ट्रांग बनेगी। अब लोग यही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं किसी भी बंदे की, उसके अंदर अपनी जॉब या बिजनेस या फिर उसको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में लगा देते हैं, इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं लगाते। तो इससे जो आपकी जो फाइल है वो वीक बन जाती है, इससे आपकी फाइल जो है ना वो स्ट्रांग नहीं बनती। तो जब भी आप अप्लाई करें तो किसी की स्टेटमेंट लगाएं तो पूरे जो प्रूफ है वो भी साथ आपने लाग में अटैच करना है। लाइक आपने उससे फॉर्मल लेटर लिखवाना है, अथॉरिटी लेटर, उसका CNS भी अटैच करना है, उसके अगर जॉब करता है तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, और वो अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। अगर वो कंपनी है उसकी तो उसके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो साथ आपने लास्ट में अटैच करने हैं। तो इसके अलावा आपने अप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई। हाउ कैन आई सेटिस्फाई द वीज़ा ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर को कैसे सेटिस्फाई करना है कि वो आपको वीज़ा देता है। अब जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना उसके पास 3 पॉइंट होते हैं जिनकी बेस पे वो आपको वीज़ा दे भी सकता है या फिर आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ भी हो सकता है। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले यू हैव अ जेन्युइन पर्पज ऑफ योर विजिट। आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है सबसे पहले वो उसको चेक करते हैं कि जो आपका पर्पज ऑफ विजिट है वो कितना स्ट्रांग है कि आपको वीज़ा देना है, या कितना वीक है कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ करना है। तो आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कि पहली ही चीज़ जो वीज़ा ऑफिसर को नजर आती है वो आपका पर्पज ऑफ विजिट होता है कि आपका अगर टूरिज्म का प्लान है तो किस बेस पे आपको वीज़ा प्रोवाइड करना है। यू हैव इन फिनेंशियल रिसोर्स टू योर सपोर्ट, ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट को, बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, फेक डॉक्यूमेंट्स आपने कभी भी नहीं लगाने। यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री ऑफ योर विजिट, तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि आप उनको प्रोवाइड करें जिसकी बेस पे आप वापस जो है ना अपने होम कंट्री में आएंगे, तो जिससे वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो सेटिस्फाई हो। फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, बच्चों की वजह से आप वापस आएंगे, या फिर आपकी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिसकी बेस पे आप वापस आएंगे तो वो भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। इफ़ योर कनाडा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन इज रिफ्यूज, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है या हो चुका है तो आपने क्या करना है। तो 5-6 पॉइंट होते हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर जिनकी बेस पे आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज करता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, तो आपने सबसे पहले अपना जो रिफ्यूज़ल है उसको समझना है कि वीज़ा ऑफिसर ने कौन सा एलिगेशन लगाया आपकी फ़ाइल के अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ मिस्टेक थी जिसकी बेस पे हमारी जो फाइल है वो रिफ्यूज हुई है। तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को समझना है। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ और इनसफिशिएंट फंड्स, तो पहली चीज़ है जिसकी बेस पे रिफ्यूज़ होता है कि आपके पास फंड इतने ज़्यादा नहीं थे, या आपने फेक स्टेटमेंट लगाई थी। एजेंट या फिर कंसल्टेंट होता है वो मोस्टली आपको फाइल, आपकी जो फाइल होती है वो आपको दिखाते नहीं है, सिर्फ आपका जो अप्लाई कर देते हैं, सबमिशन वगैरह कर देते हैं, बायोमेट्रिक करवा देते हैं, आपको फाइल वगैरह नहीं दिखाते। तो उसमें लोग जो है ना वो मोस्टली 99% लोग जो है ना वो फेक स्टेटमेंट लगाते हैं जिसकी बेस पे आपका जो वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस बेस पे आपका रिफ्यूज़ल जो है ना वो आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अप्लाई करें तो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, या आपके पास बैलेंस कम है तो अपना जो बैलेंस है उसको स्ट्रांग करना है।
वीक टाइज टू योर होम कंट्री, नो जॉब, फैमिली और प्रॉपर्टी टाइज। आप जो है ना किसी के ऊपर सपोर्टिंग थे, आपकी जो टाइज है वो स्ट्रांग नहीं है, जिसकी बेस पे आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो आपने इस चीज़ को स्ट्रांग करना है और अपनी जो जॉब है उसको वेरीफाई करना है, सैलरी स्लिप लगानी है 3 मंथ की, जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी अथॉरिटी लेटर उसकी तरफ से बनवाना है, उसके जो जॉब के डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ अटैच करें। और अगर बिजनेस करते हो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, तो इस चीज़ को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। अनक्लियर पर्पज ऑफ विजिट, आपका जो पर्पज ऑफ विजिट था वो अनक्लियर था। इसमें आप होटल बुकिंग वेरीफाइड करवाएं और एयर टिकट करवाएं, आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट है उसको स्ट्रांग बनाएं, आपका जो ट्रैवल प्लान है उसको पेड करवाएं और अच्छा ट्रैवल प्लान बनाएं। तो ही जाके आपकी ये चीज़ जो है ना वो स्ट्रांग बन सकती है। इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वही चीज़ है कि फेक डॉक्यूमेंट्स आपने कभी भी नहीं लगाने। डाउट अबाउट योर इंटेंट टू रिटर्न टू योर होम कंट्री, अब इसमें आप फैमिली के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लाजमी अटैच करें, नात्रा से FRC नंबर से निकलवा के, और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना उसको साथ लाजमी अटैच करें। तो इस पॉइंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं बिजनेस ऑफिसर। इसके अलावा आपने जो सबसे मेन काम करना है, जब अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो सबसे पहले जो काम है आपने GCMS नोट्स मंगवाना है। अब GCMS नोट्स क्या होता है? ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें वो सारी डिटेल होती है कि किस बेस पे आपका रिफ्यूज़ल आया, वो पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करते हैं कि किस चीज़ की वजह से आपका जो फाइल है वो रिफ्यूज़ हुई है। तो आपने सबसे पहले ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम GCMS नोट्स मंगवाने हैं। अब वो जो है ना वो ऑनलाइन होते हैं और उसके अंदर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, एक तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो जाएंगे। अगर किसी कंसल्टेंट एजेंट ने आपकी फाइल के अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, लाइक बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी फेक हो सकता है, बिजनेस के या सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, तो अगर उसने फेक लगाए होंगे तो आपको GCMS नोट से वो चीज़ें मिल जाएंगी और उसके अंदर क्लियर लिखा होगा कि किस बेस पे आपका रिफ्यूज़ल आया है। तो ये आपने मंगवाने हैं और 30 डेज़ का टाइम होता है इनका मैक्सिमम। तो इसके अंदर अंदर जो है ना आपको रिस्पॉन्स करते हैं और इसके अंदर अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इनकी जो फीस होती है वो $35 होती है, वो ऑनलाइन ही सबमिट होती है। ऑनलाइन सबमिट होने के बाद जो है ना आपको नोट्स 30 डेज़ के अंदर मिल जाएंगे, उसके अंदर मेंशन होगा। फिर आप जो है ना अगेन आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस चीज़ को देखें कि किस बेस पे हमारा रिफ्यूज़ल आया, तो फिर उस चीज़ को क्लियर करने के बाद जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं।